जय हिंद दोस्तों। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ हम लोग मई 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी 67 प्रीलिम्स के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम लोग मंथ वाइज बिहार के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर या इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम का डिस्कस आपके साथ करते हैं। जनवरी से लेकर के अप्रैल 2022 तक के बिहार के इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम को मंथ वाइज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग मई 2022 के इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम को देखेंगे जो बीपीएससी के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। सिर्फ उन्हीं न्यूज़ को मैं कवर करूंगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो पीडीएफ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। शराब निषेध संशोधन अधिनियम 2022, मद्य निषेध संशोधन अधिनियम 2022 सरकार लेकर आया है और इसमें बेसिकली कुछ प्रोविज़न किया गया। कुछ प्रोविज़न ये किया गया है कि अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं तो आरोपी को 2,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा और आसानी से आप छूट सकते हैं यदि आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। तो ये जो बेसिकली संशोधन किया गया बिहार सरकार के द्वारा मद्य निषेध के लिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे किया गया था बेसिकली, या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया था उस डायरेक्शन के आधार पे किया गया था, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के आधे से अधिक जस्टिस सिर्फ शराबबंदी को लेकर के निर्णय दे रहे थे। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कठोर टिप्पणी किया था और उस टिप्पणी के बाद बिहार सरकार ने इस तरह का संशोधन किया, यानी शराबबंदी कानून में कुछ तरह का ढील देने का प्रयास किया। IGIMS पटना को मिली खास पहचान। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS जो पटना में अवस्थित है, वहाँ पे चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में चुना गया। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में काम करेगा। अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संस्था हाल में ही बना है। इससे पहले जो हमारे पास संस्था थी जो मेडिकल के लिए देश की सर्वोच्च संस्था थी, वो थी MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा करके एक नई संस्था बनी है जिसे NMC कहते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन कहते हैं। तो ये संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय पटना के IGIMS में होगा। तो वर्तमान में मेडिकल के लिए हमारे देश की जो सर्वोच्च संस्था है वो नेशनल मेडिकल कमीशन है। बिहार में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है। बिहार में 400 मीट्रिक टन का रोजाना उत्पादन शुरू हुआ है और ये ऑक्सीजन के उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना की वेव के दौरान ऑक्सीजन की कमी देश भर में जूझ रही थी और विशेष रूप से बिहार में इसकी कमी जूझ रही थी। इसलिए सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए इसके कई सारे प्लांट इंडिया में लगाए और कई सारे प्लांट बिहार में लगाए और अब उस प्लांट के माध्यम से 400 मीट्रिक टन रोजाना उत्पादन शुरू हो गया है ऑक्सीजन का। पोषण पखवाड़ा बिहार के सभी 38 जिलों में 28 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट कदम है। एकीकृत बाल विकास सेवा के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जाता है। ICDS के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पे इसका आयोजन किया गया था। हाल में ही बिहार विधान परिषद का चुनाव हुआ है। तो बिहार विधान परिषद चुनाव के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत के बुक से आपको डिटेल से वहां पे मिल जाएगा। बिहार विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो 10 जनवरी 1913 को बांकीपुर में इसका पहला सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे स्टुअर्ट बेली ने किया था। इसलिए पटना के एक फेमस रोड का नाम बेली रोड इसी के नाम पे पड़ा हुआ।
अनुच्छेद 169 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और विधान परिषद को भंग करने का प्रावधान है। इसका निर्माण हो सकता है और उसको उन्मूलन हो सकता है, यानी भंग किया जा सकता है। और अनुच्छेद 171 में किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा किया गया। यानी मान लीजिए कि अगर विधान सभा में टोटल 300 सीट है तो विधान परिषद में मैक्सिमम जो है 100 सीट हो सकता है, 300 के 1/3 100 होता है और मिनिमम 40 सीट होना चाहिए। तो ये चर्चा किया गया है आर्टिकल 171 भारत के संविधान के। ऑस्कर में बिहार की फिल्म मुकुंद नारायण की लघु फिल्म पाताल ती ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है और मुकुंद नारायण बिहार के अरवल जिले के हैं। स्टार्टअप टावर और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट हब, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बिहार के उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी के द्वारा स्टार्टअप टावर और निवेश हब का प्रस्ताव रखा गया है और ये बेसिकली फ्रेजर रोड में इसका निर्माण किया जाएगा। पटना के फ्रेजर रोड में इसका निर्माण किया जाएगा। एशियन पैरा गेम्स 2022, एशियन पैरा गेम्स 2022 का आयोजन चीन में किया जाएगा। 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन चीन में होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। बिहार के सभी मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास उपलब्ध होगी। 2739 यानी 2739 मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास योजना को लागू करने की तैयारी बिहार सरकार ने कर लिया। बिहार में सभी अप्रयुक्त पुलों को कबाड़ के रूप में नीलाम होगा। ये काफ़ी चर्चा में हुआ था। बेसिकली हुआ क्या था कि रोहतास में एक पुराना पुल था जो पुल 2002 के बाद काम करना बंद किया। कुछ लोगों ने पुल चोरी कर लिया, यानी पूरा का पूरा जो वहाँ पे पुल था जो लोहा का बना हुआ था पूरी लोहा को चोरी कर लिया। तो इसके बाद बिहार सरकार ने आदेश निकाला है कि जो भी अप्रयुक्त पुल है जो कबाड़ के रूप में तब्दील हो गया है सभी को नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये निर्णय बिहार सरकार ने लिया है रोहतास पुल चोरी के बाद, इसलिए ये काफ़ी चर्चा में था। कई सारे जो मीडिया चैनल है इसने इसको दिखाया था, हाईलाइट किया था। राजगीर रोपवे, राजगीर में जो रोपवे दुर्घटना हुई है वो भी पूरे देश में चर्चा में बना था। मीडिया चैनल में इसको प्रमुखता से दिखाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा किया था। तो उसको देखते हुए बिहार में जो 3 रोपवे है उसमें भी अलर्ट जारी कर दिया गया और विशेष रूप से 3 जो रोपवे है बिहार में, एक रोपवे है राजगीर में जिसका निर्माण 1969 में किया गया था, देश के सबसे पुराने रोपवे में से है। और 2 रोपवे इधर हाल में ही बना है, 2021 में बना है, जिसमें एक राजगीर में बना है और दूसरा बांका में बना है। राजगीर में 2 रोपवे हो गया और एक बांका में हो गया। इस तरह से बिहार में 3 रोपवे हैं और इन तीनों में भी दुर्घटना की समस्या न हो इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। बांका में जो रोपवे बना है 2021 में इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था और ये बांका के मंदार पहाड़ी में है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है कि मंदार पहाड़ी कहाँ पे है, तो वो बांका जिले में है। भारत तथा नेपाल ने पटना में गंडक और कोसी परियोजनाओं पर चर्चा किया। भारत और नेपाल की कोसी और गंडक परियोजनाओं पे भारत और नेपाल की संयुक्त समिति ने 10वीं बैठक में पटना में हुई। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके इम्पोर्टेंट ये है कि गंडक परियोजना कब शुरू हुआ था और कोसी परियोजना कब शुरू हुआ था, और कोसी विशेष रूप से काफ़ी चर्चा में है। एक न्यूज़ नीचे दिया हुआ वो मैं चर्चा आपके साथ करूंगा कि कोसी मेची जोड़ो नदी परियोजना जो है उसके लिए सरकार ने डीपीआर जारी करने का निर्णय लिया है, तो इसलिए कोसी चर्चा में है। कोसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिक पोर्शन में कोसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोसी विश्व की एकमात्र नदी है
जो मुख्य नदी में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी के बारे में कई सारा फैक्ट है, जो स्टेटिक पोर्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल और भारत के बीच में कोसी नदी को लेकर के समझौता हुआ था 1954 में, और गंडक को लेकर के नेपाल और भारत के बीच में समझौता हुआ था 1959 में। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी कोसी पे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और बाढ़ भी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 38 जिला है, जिसमें 28 जिला में बाढ़ आता है, और इस 28 जिला में भी 15 जिला बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित होता है। टोटल भौगोलिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो लगभग 74% क्षेत्र, 74% क्षेत्र पे लगभग बिहार में बाढ़ प्रभावित होता है। ये डाटा मेंस लिखने में काम देगा। ई श्रम पोर्टल काफ़ी चर्चा में, केंद्र सरकार की पोर्टल है, और केंद्र सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत क्यों किया था? क्योंकि कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि हजारों लाखों श्रमिक अपने घर की ओर लौट रहे थे, पैदल लौट रहे थे। सरकार चाह के भी इन श्रमिक का मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते थे। इसका डाटा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास नहीं था, इसलिए कोरोना के बाद सरकार ने ई श्रम पोर्टल का शुरुआत किया, ताकि अधिक से अधिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपने आप को रजिस्टर्ड कर सके, सरकार के पास इसका डाटा हो, ताकि आवश्यकता अगर हो, फिर कोरोना जैसी परिस्थिति हो, तो सरकार इसके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा भेज सके। और अभी का न्यूज़ है कि ई श्रम पोर्टल में 2,80,88,000 से अधिक श्रमिक, जो बिहार के श्रमिक हैं, पंजीकरण करा लिया है। यद्यपि केंद्र सरकार का टारगेट है कि 3.5 करोड़ लोग बिहार से पंजीकरण कराएंगे। उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ा पे बॉटलिंग प्लांट, ये काफी चर्चा में रहा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जो बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत किया है, उत्तर पूर्व क्षेत्र का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत किया है, वो शुरुआत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बेगूसराय में किया गया। बॉटलिंग प्लांट में क्या है, बेसिकली वहाँ पे जो शीतल पेय होता है, या कह सकते हैं जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है, तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल वगैरह वहाँ पे बन रहा है, या वहाँ पे उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल वगैरह में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भरा जा रहा है, प्रोसेसिंग उसका हो रहा है। तो ये पूर्वोत्तर भारत का या उत्तर पूर्व क्षेत्र का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट है, जिसकी शुरुआत बिहार के बेगूसराय में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में था। केंद्र सरकार ने जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों का चयन किया। केंद्र सरकार ने जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के जो 10 जिले का चयन किया है, वो 10 जिला है दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सहरसा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, नालंदा और सीतामढ़ी। तो इन 10 जिला का चयन किया है केंद्र सरकार ने जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए। बधिर ओलंपिक के लिए अभिषेक का चयन हुआ है, और बेसिकली बधिर ओलंपिक का आयोजन ब्राजील में किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 से 15 मई 2022 तक इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बधिर ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ब्राजील में हुआ है। IIT कानपुर प्राचीन स्थलों की खोज करेगा, ये भी काफी चर्चा में था। जो प्राचीन स्थल है, इनफैक्ट बिहार में कई सारे प्राचीन स्थल हैं। ओल्ड पटना में आप जाइएगा, पुरानी पटना में जाइएगा, पटना सिटी में जाइएगा आप, तो वहाँ कई सारे प्राचीन स्थल हैं। तो एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण के माध्यम से प्राचीन संरचनाओं की खोज किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और इसमें बेसिकली IIT कानपुर मदद कर रहा है। रियलिटी शोज हुन्नरबाज के विजेता रहे हैं भागलपुर के आकाश सिंह। भागलपुर के आकाश सिंह ने हुन्नरबाज शो को जीता। ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में था।
बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव 2022, ये काफ़ी चर्चा में था। बाबू वीर कुंवर सिंह की जीत को याद करते हुए विजय उत्सव का आयोजन किया गया था आरा में, भोजपुर में, और ये गृह मंत्री अमित शाह जी इसमें शामिल हुए थे। तो चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा था, इसका आयोजन 23 अप्रैल को किया गया था, इसमें गृह मंत्री शामिल हुए थे। चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इसमें 78,220 तिरंगा फहराया गया। ये संख्या याद रखिएगा, 78,220, 78,220 तिरंगा इसमें फहराया गया था। और इसके लिए गिनीज बुक ऑफ टीम के पास इसको भेजा गया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीम ने इसे गिनीज बुक में नामित किया। यानी एक साथ एक जगह पे सबसे अधिक तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है ये विजय उत्सव ने, जिसका आयोजन किया गया था 23 अप्रैल 2022 को बिहार के भोजपुर में इसका आयोजन हुआ था। निश्चित तौर पे बिहार के लिए गर्व की बात हुई है। नए मेडिकल के लिए 1207 करोड़ रुपए का मंजूर। मुंगेर और पूर्वी चंपारण में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रस्ताव दिया गया है और इसके लिए 1207 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा मंजूर किया गया। बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, 7 अगस्त को बिहार संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बिहार के 4 शहरों में बनेंगे रिंग रोड। ऑलरेडी हमने पहले भी चर्चा किया है। बिहार के जो 4 शहर हैं, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में रिंग रोड का निर्माण करने का प्रस्ताव है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच। बिहार सरकार ने राज्य की बीमारियों की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच को लॉन्च किया। और ये एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच बेसिकली 33 बीमारियों की वास्तविक समय पे निगरानी कर सकेगी, यानी रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेगी। बिहार के 33 बीमारियों के रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेगी, इसलिए इस मंच की शुरुआत किया गया है जिसका नाम है एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच। न्यूज़ कई सारे हैं, लेकिन मैं उन न्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर और न्यूज़ आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका PDF मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं उस न्यूज़ की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब कोई भी मैगजीन अगर निकालता है, ये परफेक्शन IAS की मैगजीन है जिसका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अन्य मैगजीन भी अगर आप पढ़िएगा, विजन की मैगजीन पढ़िएगा या दृष्टि का मैगजीन पढ़िएगा, कोई भी मैगजीन पढ़िएगा, उसमें पेज भरने के लिए बहुत सारा न्यूज़ रहता है और सभी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है मैं उसी की चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं अदर न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे PDF में इसका पोस्ट कर दूंगा। बिहार को बेहतर शिक्षा के लिए 9,184 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को बेहतर शिक्षा के लिए 9,184 करोड़ रुपया दिया गया। मछलियों के लिए कोल्ड स्टोरेज का शुरुआत किया गया। बिहार का पहला कोल्ड स्टोरेज बख्तियारपुर में खोला गया है जो मछलियों के लिए समर्पित कोल्ड स्टोरेज है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार में पहला कोल्ड स्टोरेज जो मछलियों के लिए समर्पित कोल्ड स्टोरेज है वो कहाँ खोला गया है? तो ये बख्तियारपुर में खोला गया है और इसकी क्षमता 10 टन की है। तो 10 टन मछली यहाँ पे स्टोर करके रखा जा सकता है। टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान करने वाला बिहार देश का दूसरा स्थान। तो देश भर में टेलीमेडिसिन सुविधा देने में बिहार का दूसरा स्थान है। टेलीमेडिसिन सुविधा
बेसिकली ई संजीवनी पोर्टल के द्वारा दिया जाता है। यानी आपको अगर कोई बीमारी है तो आप ऑनलाइन लॉगिन कीजिए ई संजीवनी पोर्टल पे और वहाँ से संबंधित चिकित्सक से आप किसी तरह का परामर्श ले सकते हैं। इसी को कहा गया है टेलीमेडिसिन सुविधा। और इस सुविधा को प्राप्त करवाने में या प्रदान करने में बिहार देश भर में दूसरा स्थान पर रहा है। हालांकि मैंने कभी इस सुविधा का यूज नहीं किया, लेकिन आप लोग जरूर इसका यूज कीजिएगा। ई संजीवनी पोर्टल आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आप संबंधित चिकित्सक से आप लोग उस पर बातचीत कर सकते हैं, उसे कंसल्ट कर सकते हैं। लोहार को एसटी सूची से बाहर रखा गया, ये काफ़ी चर्चा में था और इसके कारण बिहार का कई सारा एग्जाम पेंडिंग हुआ है, कई सारा एग्जाम इसके कारण पेंडिंग हुआ। अब इशू सुनिए, इशू क्या है कि राज्य सरकार ने 2016 में 8 अगस्त 2016 को लोहार जाति को एसटी में रख दिया। केंद्र सरकार तो नहीं कहूँगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, सुनील कुमार राय बनाम राज्य सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप इसको रिटर्न कीजिए, आप इसको एसटी में नहीं रख सकते हैं। बाद में राज्य सरकार ने इसे एसटी से हटा करके ईबीसी में रख दिया, यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट में इसको रख दिया। तो अब फिर से लोहार जाति जो 2016 में एसटी में का दर्जा पा गई थी बिहार में, अब उसको फिर से बिहार सरकार ने ईबीसी में रख दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद। और यह निर्णय सुनील कुमार राय वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, वाद भी याद रखिएगा। जल जीवन हरियाली मिशन का प्रभाव, जल जीवन हरियाली मिशन के प्रभाव के कारण ही 2 वर्षों में बिहार में वन रिपोर्ट के तहत 1.03% वन बढ़ा है। तो ये जो बिहार वन रिपोर्ट में मैं एक अलग से वीडियो बना करके चर्चा कर दूंगा। वन रिपोर्ट पे एक अलग से मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो पूरे भारत के लिए था। बिहार के लिए एक स्पेशल सेपरेट वीडियो वन रिपोर्ट पे मैं चर्चा कर दूंगा, क्योंकि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वन रिपोर्ट जो 2021 में आया था, आप लोग भी उसको पढ़ लीजिएगा। बिहार का कुल वनावरण जो है वो 7.84% है और कुल वन जो है वो है आपको 9784 किलोमीटर, राइट। तो ये आप लोग देख लीजिएगा इसका डाटा। बिहार में तैयार निर्भया सॉफ्ट मॉडल वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस महिलाओं की सुरक्षा करेगा और इसके लिए निर्भया सेफ्टी मॉडल अपनाया गया है। ये बिहार की जो वर्तमान में परिवहन मंत्री है शीला कुमारी मंडल ने इसके द्वारा ये शुरू किया गया। तो ये बेसिकली मान लीजिए महिला अगर कहीं जा रही है तो उसके वाहन को ट्रैक करने के लिए इस तरह की व्यवस्था लाया जा रहा है ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो प्रणाली, ये बेसिकली प्रणाली शुरू किया गया जिसका नाम है स्पैरो प्रणाली। बिहार सरकार के अधिकारी और कर्मचारी के कार्यों के मूल्यांकन के लिए स्पैरो प्रणाली शुरू किया गया ताकि कर्मचारी हो या अधिकारी हो उनके कार्यों का मूल्यांकन ऑनलाइन रूप से किया जा सके। इसके लिए स्पैरो प्रणाली की शुरुआत किया गया है और ये जो स्पैरो प्रणाली है इसे NIC ने डेवलप किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया। बिहार में नदी जोड़ो परियोजना काफी चर्चा में रहा है। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना का DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, DPR मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे दिया है बिहार सरकार ने, यानी कोसी से मेची को कैसे जोड़ा जाएगा और किस तरह से कार्य करेगा, इसके लिए आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ये आदेश बिहार सरकार ने दिया है और इसी वर्ष 2022 में ये DPR बिहार सरकार को सबमिट करना होगा। तो कोसी मेची जोड़ो परियोजना काफ़ी चर्चा में है। कोसी कमिश्नरी में बहती है और मेची नदी जो सीमांचल के क्षेत्र में है
तो कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना अगर साकार हो जाती है, सफल हो जाती है, तो कोसी नदी के अधिक के पानी को ज़्यादा पानी को वो मेची में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे सीमांचल के क्षेत्र में, सीमांचल का क्षेत्र मतलब हो गया पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था बेहतर रूप से कार्य कर पाएगी। बेतिया में ई रिक्शा का उत्पादन शुरू। बेतिया जिले में चनपटिया मॉडल जो था, जो कपड़ा के लिए पूरे देश भर में चर्चा रहा था, चनपटिया मॉडल जो बेतिया जिले में था, उसके बाद ई रिक्शा का उत्पादन भी बेतिया में शुरू किया गया। तो दोनों याद रखिएगा, एक तो ई रिक्शा का भी शुरुआत बेतिया में किया गया है और चनपटिया मॉडल पूरे देश भर में चर्चा हुआ। चनपटिया मॉडल का भी शुरुआत बेतिया में किया गया है। चनपटिया मॉडल बेसिकली कपड़ा से संबंधित मॉडल है, जहाँ पे कपड़ा उत्पादन होता है और इनफैक्ट यहाँ पे चनपटिया में कपड़ा जो बन रहा है, इसका मांग जापान जैसे देश से होना शुरू हो गया या दक्षिण कोरिया से भी इसकी मांग शुरू हुई है। तो डायरेक्टली बिहार के चनपटिया में, बेतिया जिले के चनपटिया में कपड़ा बनेगा और उसका एक्सपोर्ट जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में किया जाएगा। फिल्लो ऐप भी काफ़ी मैंने सुना है। 2 छात्रों ने ट्विटर ऐप डेवलप किया है और इसी ट्विटर ऐप का नाम है फिल्लो। दरभंगा को मिलेगा प्रधानमंत्री पुरस्कार। दरभंगा जिले को मखाना उत्पादन और विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद के लिए चुना गया। एक जिला एक उत्पाद, यानी एक जिला का एक उत्पाद जो फेमस है। दरभंगा जिले का वो उत्पाद फेमस है जिसका नाम है मखाना। तो मखाना के लिए चुना गया दरभंगा जिला को। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो इसकी स्थापना 2002 में दरभंगा जिले में ही किया गया था। तो ये भी काफ़ी चर्चा में है। और बिहार का अगर मिथिला क्षेत्र आप देखिएगा तो विश्व के जो मखाना उत्पादन होता है, विश्व का 84% मखाना का उत्पादन बिहार के मिथिला क्षेत्र में होता है। आप सोच कर देख सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी दरभंगा में किया गया था 2002 में। और 2021 में जीआई टैग भी दिया गया। मिथिला मखाना को जीआई टैग 2021 में दिया गया। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार में मलेरिया उन्मूलन को लेकर के बिहार में काम हो रहा है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और मलेरिया का आप टारगेट याद रखिएगा, 2025 का हमारा टारगेट है कि 2025 तक भारत सरकार मलेरिया को उन्मूलन कर लेगी। पूरे बिहार में इसका उन्मूलन हो जाएगा। अगर ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में मैं देख रहा हूँ। बिहार की चाय को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। और बिहार में भी अगर आप देखिएगा, किशनगंज क्षेत्र को देखिए, किशनगंज क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है, काफ़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। और चाय के उत्पादन में बिहार भारत के 5वां नंबर पे है। 5वें स्थान पे हम चाय के उत्पादन में हैं और विशेष रूप से किशनगंज के क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। राजगीर में 2500 साल पुराने साइक्लोपिन दीवार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डालने का प्रस्ताव बेसिकली भेजा गया। अब देखिए, ये 2500 साल पुरानी दीवार जो है, ये दीवार काहे बनाया गया था? तो ये बेसिकली 40 किलोमीटर लंबी दीवार है और ये दीवार बनाया था राजा विद्रथ ने। राजा विद्रथ महाभारत के पूर्व के काल के राजा थे। इन्होंने रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए ये दीवार बनाया था। बाद में उसका पुत्र जरासंध ने इसे पूरा किया। जरासंध के बारे में आप लोग महाभारत अगर आप पढ़िएगा तो महाभारत में आपको ज्ञात होगा कि जरासंध की मृत्यु जो किया था, मारा जो था, इसे भीम ने मारा था और श्री कृष्ण के आदेश पे इसे मारा गया था। तो ये सब पुराना इतिहास है। तो उन्हीं के समय का एक दीवार है जिस दीवार का नाम है साइक्लोपिन दीवार। और इस दीवार को यूनेस्को के विरासत टैग में मांग के लिए प्रस्ताव भेजा गया ताकि यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया जा सके। अच्छा, बीपीएससी में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में बिहार का कौन सा साइट है। तो एक तो नालंदा महाविहार है और एक महाबोधि मंदिर है। तो बिहार का 2 साइट वर्तमान में है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है।
ओके, लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कदम कुआं वेंडिंग जोन में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू। तो वेस्ट प्रबंधन के लिए हर एक सरकार काम कर रही है, बिहार सरकार भी वेस्ट प्रबंधन के लिए काम कर रही है, और वेस्ट प्रबंधन के लिए एक यूनिट की शुरुआत बेसिकली कदम कुआं पटना में किया गया, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सड़ी गली सब्जी है और पत्ता है, घरों से निकलने वाले गीले कचरे आदि को जैविक खाद में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, बिहार में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और विशेष रूप से सब्जी वगैरह का जो वेस्ट होता है, सड़ा गला सब्जी जो होता है, उसके माध्यम से जैविक खेती में कन्वर्ट करने का प्लांट शुरू किया गया है कदम कुआं में, जो पटना जिला में अवस्थित है। और जैविक खेती की अगर बात की जाए तो जैविक खेती का जनक सुभाष पालेकर जी को माना जाता है। इंडिया में जैविक खेती का जनक सुभाष पालेकर जी को माना जाता है। तो दोस्तों, ये मई 2022 का बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर था। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जून 2022 के बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर का डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर जितना भी होगा, जो भी होगा, मैं यहाँ पे चर्चा कर दूंगा, ताकि बिहार से संबंधित इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर में आपको दिक्कत ना हो, कोई इशू ना हो, कोई परेशानी ना हो। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच।